As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornament, household objects, etc. मतलब ये कि जैसा अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक हम समझ ही नहीं पाए, उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट क्योंकि हम लोग आज की तारीख तक पढ़ नहीं पाए, आज की तारीख तक हम समझ ही नहीं पाए उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसकी मदद से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली है। ये लगभग लगभग वैसी बात है कि अब जैसे हमको चाइनीज या फिर जापानीज भाषा नहीं आती, अब उसमें आप हमारे सामने कुछ भी लिख कर रख दो, जनरली अब क्योंकि इंडियंस ने वो भाषा सीखी नहीं है, ना उनको पढ़ना आती है, तो उसका उसमें कुछ भी लिखा होना या ना लिखा होना एक बराबर है, समझ में तो कुछ आएगा नहीं। लगभग लगभग यही स्थिति आज की तारीख में हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट को लेकर है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हमको हड़प्पा की कई सारी सील्स पे देखने को मिलती है और भी काफी सारी जगहों पर उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, मगर क्योंकि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते तो उसमें क्या लिखा गया है, वो क्या कन्वे करना चाहती है, उस स्क्रिप्ट में जो भी बात लिखी गई है वो हमको समझ में तो आने से रहा। तो इसके चलते हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, इसकी मदद से इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने में हमारी किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं होती। इसका उल्टा हड़प्पा के अलग अलग सेंटर से जो हमको मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं, समझिएगा इस बात को, हड़प्पा के अलग अलग सेंटर से जो मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें वहां पे मिली हुई पॉटरी हो गई, वहां पे जो अलग अलग टूल्स हमको मिले हैं, जो वहां पे अलग अलग ऑर्नामेंट्स हमको मिले हैं, पूरे के पूरे जो मकान मिल गए मोहनजोदाड़ो में, उसमें रखा हुआ जो सामान मिल गया, इसकी मदद से हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने में हमारी बहुत मदद मिली है, क्योंकि ये सारे के सारे मटेरियल एविडेंसेस की मदद से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, कुछ हमने सिमिलैरिटीज या कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करी है, और उसकी मदद से हमको फिर समझ में आया है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज जो है इस काम में इस्तेमाल होती थी, ये इस काम में इस्तेमाल होती थी। अब मटका बड़ा सिंपल साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें या तो सामान रखा जाता था या पानी लाने ले जाने में इस्तेमाल होता था, तो किस तरह से उसको बनाया गया है, उसके ऊपर क्या आकृतियां गढ़ी गई हैं, उसके ऊपर ड्राइंग्स किस तरीके की बनाई हैं, इन सारी चीजों को स्टडी कर कर हमको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली है, ज्यादा बेहतर जो है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की समझ डेवलप हुई है, ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुद की स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है उसकी मदद से। Organic material such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survive are stone, burnt clay, or terracotta metal, etc. तो ये जो हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो मटेरियल एविडेंस हमको देखने को मिला, जिसमें चाहे आपका ये पॉटरी वगैरह हो, चाहे अलग अलग तरीके के टूल्स हों, पूरे के पूरे मकान वगैरह, ये सारी चीजें जो बच गई हैं, इनकी मदद से हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझ पाए बजाय उसकी स्क्रिप्ट के। अब एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि हड़प्पा वाले अगर रहते थे तो कपड़े भी पहनते होंगे, हड़प्पा वाले अगर रहते थे तो पैरों में आपके जूते या सैंडल या कुछ उस जमाने में जो भी होता होगा वो भी पहना करते रहे होंगे। अब घरों में रहते थे तो कुछ ना कुछ आपके बैठने उठने के लिए उन्होंने अपने तखत और इस तरीके की चीजें भी बनाई होंगी, ओढ़ने के लिए गद्दे या चादर वगैरह भी बनाए होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भी तो हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल होती हैं, चाहे आदमी 5,000 साल पहले रहता हो, ठंड तो तब भी पड़ती थी, गर्मी तब भी पड़ती थी, बारिश तब भी होती थी। तो ये जो आपका सामान है ये उतना बड़ी मात्रा में हमको देखने को क्यों नहीं मिलता, या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सब कुछ हमको देखने के लिए क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब यह है कि चाहे क्लॉथ हो, चाहे लेदर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे रीड्स हो, इन सब चीजों का बना हुआ सामान जल्दी डिकम्पोज होता है। अगर आप इसको खुले में छोड़ दोगे और कुछ वक्त तक अनटच नहीं करोगे तो देखने में समझ में आने लगता है कि नेचर के जो फोर्सेस हैं उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा है। अब अगर एक पर्टिकुलर जगह पर इस तरीके का सामान 5,000 सालों तक के लिए आपने छोड़ दिया है और ज्यादा, और तो नेचर के जो फोर्सेस हैं वो अपना असर दिखाएंगे, कीड़े लग जाएंगे और इस तरीके की दूसरी चीजें होंगी, प्लस वक्त के साथ में ये सामान डिकम्पोज होता चला जाएगा। एंड इससे भी ज्यादा जरूरी बात की, क्योंकि हड़प्पा का जो पूरा क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन की अपेक्षा, तो यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो ज्यादा तेजी से होगी। ये एक प्रोमिनेंट रीजन है कि इस तरीके का जो डेली यूज का दूसरा सामान है, कपड़े हो गए, लत्ते हो गए, आपके लकड़ी के बने हुए आपके जो फर्नीचर वगैरह हो गया, पैरों में पहनने वाले जो सैंडल्स या इस तरीके की जो भी चीजें रही होंगी वो हो गई, और इस तरीके का दूसरा जो डेली यूज का सामान हो गया जो डिकम्पोजिबल मटेरियल से बना था, वो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेंटर्स पे ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये डिकम्पोज हो गया। जो चीजें डिकम्पोज नहीं हुई या फिर जिन मटेरियल्स की मदद से, ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो सकते इतना आसानी से या जल्दी खराब नहीं होते, हजारों सालों तक प्रिजर्व हो जाते हैं, उनकी मदद से जो सामान बनाया गया वो प्रिजर्व हो गया। जैसे कि पत्थर के ऊपर जो आकृतियां बनाई गई, पत्थरों से जो काम किया गया, तो वो चीजें सारी की सारी बच गई। इसी तरीके से मिट्टी को जब पकाकर उसकी मदद से क्ले या फिर टेराकोटा बनाया गया, तो ये टेराकोटा में ये क्षमता थी कि अगर इसको प्रिजर्व किया जाए या तो ये लंबे वक्त तक जो है सस्टेन कर सकती है, या फिर अगर नेचर के फोर्सेस से बचने के लिए इसको कुछ मतलब मौका मिल जाए, जैसे कि मिट्टी में कहीं पर दब गई या पूरा का पूरा लेयर्स के नीचे कहीं पर दब गई, तो ऐसी कंडीशन में टेराकोटा का बना हुआ सामान, या फिर यूं बोलूं कि जो आपकी बर्न क्ले है उसका बना हुआ सामान काफी लंबे वक्त तक एक्सिस्ट
कर सकता था, सर्वाइव कर सकता था। कुछ हद तक ये बात मेटल्स पर भी लागू होती है कि अगर मेटल्स वगैरह को भी एकदम ओपन में ना होके प्रिजर्व अगर किया जाए, डिकम्पोजिशन इनका होगा, मगर एक ठीक ठाक संभावना है कि ये बच जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर हमको इस तरीके के टूल्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। तो ये सामान क्यों बचा रह गया, या फिर ये डिकम्पोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये टेराकोटा से बनाया गया था, या यूं बोलूं कि मिट्टी से इसको आकृति देने के बाद में इसको आग में पका के अच्छे से सख्त कर लिया गया, और उसके बाद में फिर लेयर्स वगैरह में जो जब भी आप इन जगहों को आपका अबेंडन किया गया था, उसके बाद जब मिट्टी और बाकी सारी चीजों की लेयर्स बढ़ती चली गई, उसके चलते ये सारा का सारा सामान प्रिजर्व हो गया। तो एक वजह ये रही। पत्थर का बना हुआ सामान भी जो है इस तरीके से बच गया, टेराकोटा के खिलौने वगैरह हो गए। और मेटल का बना हुआ जो भी टूल्स वगैरह थे, हालांकि डिकम्पोज होता है मेटल, मेटल में रस्टिंग होती है, मगर फिर भी क्योंकि ये प्रिजर्व हो गए थे, तो ये सारा का सारा सामान जो है बच गया, सर्वाइव कर गया। और क्योंकि यही सारा सामान बहुतायत में हमको देखने के लिए मिला, तो ये हमारा प्राइमरी एविडेंस बना, जिसकी मदद से फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को इत्मीनान से डिटेल में पढ़ के खत्म किया और समझा है, और उसके बारे में निष्कर्ष निकाले हैं, और उसकी बेसिस पर फिर हमने पूरा का पूरा जो पास्ट है उसको रिक्रिएट किया है। It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. अब एक और important point जो समझने का है कि ज्यादातर सामान जो अपने को हड़प्पा के अलग अलग सेंटर्स में मिला, डेली यूज का सामान हो या जो भी दूसरा सामान, जो ज्यादातर सामान मिला, सबकी बात नहीं कर रहा, मगर जो ज्यादातर सामान मिला, ये या तो कोई डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे जिनका इस्तेमाल उस जमाने में काफी हुआ, और जब उनका कोई और प्रयोजन या फिर यूजफुल यूज नहीं रह गया, तब उनको फेंक दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इस तरीके का सामान या जो यूजलेस हो गया होगा, जिसको फिर फेंक दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, वो हमको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिला। या फिर ऐसा सामान जो किसी वजह से टूट गया होगा और अब उसका कोई काम नहीं है, वो हमको देखने को मिला। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जैसे पॉटरी की बात करते हैं, अब अगर मटका इंटैक्ट है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उस मटके में, और तब तो उसका इस्तेमाल होता रहेगा। मगर अगर लेट से मटके में कहीं पे कोई छेद हो गया, अब उसमें आप पानी तो स्टोर कर नहीं सकते, या फिर जो भी चीज आप रखना चाहते थे वो उतना इफेक्टिवली स्टोर आप कर नहीं पाओगे, तो आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसको फेंक दिया। अब वो मटका या फिर उस मटके के कुछ अवशेष हमको मिल गए, वो हमारे लिए एक प्राइमरी एविडेंस बन गया। मगर इसी की जगह अगर कोई दूसरी चीज है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसका एक इस्तेमाल पूरा हो चुकने के बाद में दूसरा इस्तेमाल हो सकता है, तो इस तरीके की चीजें आपको बड़ी मात्रा में देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनको रिसाइकल कर इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे घर पे बात कर लेते हैं, वही मिट्टी के बर्तन अगर टूट जाए, फूट जाए, या फिर उनमें कहीं छेद वेद हो जाए, तो उनको फेंकना ही पड़ता है, वो किसी काम के नहीं बचते। मगर इसी की जगह अगर आपके कपड़े हैं, एक सर्टेन टाइम तक आपने यूज किए, अब आपको छोटे पड़ने लगे, तो आपके छोटे भाई बहनों को पहनाने लगे, अब उनको भी छोटे पड़ गए और किसी को पहनाने लायक स्थिति में नहीं बचे, तो फिर आपने उनको फाड़ के पोंछा ऊंचा बना लिया, किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया, इस तरीके से रिसाइकल कर लिया। तो वो जब लाया था तो बेसिकली कपड़े के रूप में था, शर्ट टी शर्ट पैंट वैंट जो भी है, और आखिर में जब तक उसने अपनी लाइफ साइकिल पूरी करी, तब तक पता चला कि वो पोंछा बन चुका था। इस तरीके से काफी सारा सामान जो रिसाइकल हो सकता था, जिसको रीयूज किया जा सकता था, वो हमको हड़प्पा के सेंटर्स पे देखने के लिए नहीं मिला। मगर वो सारा सामान जो यूजलेस होगा, जो किसी काम का नहीं बचा, या टूट टाट गया होगा और अब इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता, जिसको हड़प्पा वालों ने उस जमाने में फेंक दिया, जो अल्टीमेटली फिर प्रिजर्व हो गया जब इन सेंटर्स को अबेंडन किया गया, वो हमको बहुतायत में मिला, और उसकी मदद से फिर स्टडी कर हमने हड़प्पा के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा में जो मटेरियल एविडेंस हमको मिला है, प्राइमरीली जिन मटेरियल्स का वो बना हुआ था, या तो वो स्टोन के थे, या फिर वो बर्न क्ले या टेराकोटा के थे, या फिर वो मेटल के थे। डेली यूज में जो आपकी पेरिशेबल चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनका ज्यादा सामान हमको देखने को नहीं मिला। और ये सामान भी जो हमको देखने को मिला है, इसकी भी खासियत क्या है, जनरली ये या तो यूजलेस किस्म के ऑब्जेक्ट्स थे जिनका कोई और यूज नहीं रह गया है, या फिर ये टूट ताड़ गए थे और इनका फिर और प्रयोग किया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो चीजें यूजफुल होती हैं वो तो लगातार इस्तेमाल में रहती हैं, और जिनको फिर रिसाइकल किया जा सकता है, या फिर किसी एक काम का में प्रयोग हो चुकने के बाद में किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरीके की चीजें जो हैं जनरली हमको देखने के लिए नहीं मिली, या फिर मटेरियल एविडेंस के तौर पर ये बहुतायत में हमारे पास में नहीं है। Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल कर आता है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास जो सारा सामान आया, यहाँ पर जो सारा सामान है, अगर यूजलेस ऑब्जेक्ट्स या फिर ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हमको बड़ी मात्रा में मिले और ये हमारा प्राइमरी एविडेंस बने, तो अपनी बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा इसमें एक चीज और है कि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इसकी जो वैल्यू है, अगर हम मॉनेटरी सम्स की बात करें, इसकी मूल्य मूल्य की बात करें, तो वैल्यू जो है वो बहुत लेस है, या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निल है। अगर हम इसकी मुद्रा में या फिर अगर इसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, या फिर ये बहुत कम वैल्यू का सामान बनता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अपने पास में हड़प्पा या फिर दूसरे सेंटर से महंगा या फिर वैल्यूबल सामान हमको देखने को नहीं मिला। मगर वैल्यूबल सामान में अब चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई प्रेशियस मेटल्स वगैरह हो, वो अगर हमको कहीं से मिले भी हैं, तो वो छुपे दबे होर्ड्स के रूप में मिले हैं। किसी ने किसी जमाने में कभी दबाया होगा कि बाद में लेकर
चला जाऊंगा, फिर वो या तो आदमी मर मरा गया, या फिर भूल गया, या फिर वो अबेंडन करके चला गया, कभी लौट कर नहीं आया, और वो सामान जो है वैल्यूएबल, सोना हो, चांदी हो, जो भी आपका वैल्यूएबल सामान हो, वो दबा का दबा रह गया। बाद में खुदाई में फिर वो सामान आपके हाथ लग गया, और इस तरीके से जो है वो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट भी आपने जो है रिकवर किया। तो ये बिल्कुल नहीं है कि अपने पास में सिर्फ यूजलेस किस्म की और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यू नहीं है, सिर्फ वही अपने को हड़प्पा के अलग अलग सेंटर से मिले थे। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, बट ये अपने को कैसे मिले हैं, डेली यूज में इधर उधर बिखरे हुए नहीं मिले हैं। ये कहीं पे किसी ने दबा दिए थे होर्ड वगैरह के रूप में, किसी पर्टिकुलर डब्बे वब्बे में रख के, या संदूक बंदूक में रखकर, या किसी आपका पॉल्ट्री के सामान में रख के दबा दुबू दिए थे, और वो अपने को जो है एक्सीडेंटली खोदते हुए मिल गए। इस तरीके से हमको ये डिस्कवरीज भी हुई हैं। मगर ऐसा नहीं है कि खुले में जो है आपको जैसे डेली यूज का सामान पड़ा हुआ देखने को मिल जाता है, उस तरीके से मिले। तो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी हैं, उनकी मदद से भी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को काफी हद तक समझा है। मगर इस तरीके की जो खोज हुई है, इस तरीके की जो फाइंड्स हैं, वो बड़ी एक्सीडेंटल थी, वो टिपिकल नहीं थी। यानी कि अगर कहीं पे खुदाई कर रहे हो और आपको पता है कि ये कोई खोया हुआ शहर है, तो पक्का है कि यहाँ पे आपको जो है बर्तन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बर्तनों के बिना खाना नहीं बन सकता, और खाने के बिना आदमी नहीं रह सकता। यहाँ पे इसी तरीके के डेली यूज के दूसरे सामान मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो टिपिकल डिस्कवरीज हैं, वो टिपिकल फाइंडिंग्स हैं जो आपकी होनी होनी है। मगर वहां पे सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चांदी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितनी मात्रा में मिलेगा, इस बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा, इस बारे में भी आप श्योर नहीं हो सकते। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर सेंटर्स में अगर वैल्यूएबल सामान मिला है, गोल्ड सिल्वर या इस तरीके की जो भी चीजें वगैरह देखने को मिली हैं, वो छुपी दबी और इस तरीके से मिली हैं, खुले में कहीं पे भी रखी हुई नहीं मिली है। तो वो एक्सीडेंटल किस्म की डिस्कवरीज हैं, वो टिपिकल किस्म की डिस्कवरीज नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना है। मगर इसने भी फिर अपने को समझने में काफी मदद करी है। यहां से भी अपने को समझ में आता है कि अगर किसी इस तरीके की चीजों को दबा के रखा गया था, तो सोना जितना मूल्यवान आज है, उस जमाने में भी लगभग उसी तरीके से उसकी वैल्यू हुआ करती थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब तो ये यहां तक हम लोगों ने बात करी कि जो सामान हमको मिला है, जिसको हमने स्टडी किया, जिसकी मदद से फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, प्राइमरीली उस सामान में क्या चीजें थी, और अगर कुछ रेयर अगर हमको कहीं पर कुछ एक्सीडेंटल चीजें मिली हैं, तो वो कैसे मिल गई, कितनी मात्रा में मिल गई, इसके बारे में हमने बात करी है। अब जो इसी से अगला टॉपिक अपना शुरू होता है जुड़ा हुआ, उसका नाम है क्लासिफाइंग फाइंड्स। इसमें अब हम ये देखेंगे कि जो सामान हमको मिल गया, अगर कहीं पर चाहे आपने टिपिकली उसको खोदते वक्त में जो सामान आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिल गया, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी आपको मिल गया, तो अब ये सामान जो आपको मिल गया है, इसको आपने क्लासिफाई कैसे किया, किस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन किया है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम है क्लासिफाइंग फाइंड्स। देखते हैं सर।